अब आप लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी होगी, क्योंकि नीट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे, मतलब 120 दिन। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज यू नो, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है। ये जो हमारे बच्चे हुए 120 दिन है, आपने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी और आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तब भी आप नीट 2025 के एग्जाम में एक बहुत बेहतरीन स्कोर अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, बस जो चीज़ें आपको प्रॉपर बताई जाए उसको फॉलो करते जाना, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये 120 दिन का जो सफ़र अभी हम लोग का होने वाला है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से। और इस 1 जनवरी से आपके लिए क्या क्या चीज़ें होने वाली वो भी मैं आपको बता दूं, कि अगर आपके पास में नोट्स नहीं तो नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं बचा है। आपको मैं प्रॉपर हैंड रिटेन 100% NCERT बेस्ड नोट्स देने वाला हूँ। साथ ही साथ में उनको कैसे पढ़ना है आपको, वो सारी चीज़ें मैं प्रॉपर आपको मेंटोरशिप दूंगा पर्सनल, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार आप नोट्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ये आती है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम तब आती है जब वो MCQs करने के लिए बैठता है, और उसको फिर वहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है, वो वहाँ किससे पूछने के लिए जाए। तो ऐसे में मैं आपके पास में हमेशा हूँ, आपके साथ हमेशा हूँ। आप किसी भी टाइम, हम लोग एक इसी चैनल के ऊपर लाइव सेशंस रखेंगे, जिसमें मैं आपके साथ में बैठ करके MCQs प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये आपके लिए 120 दिन का सफ़र जो होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप इसको, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके मेडिकोस फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करिए। तो अभी जिस तरीके से, जैसे कि सामने आपके नोट्स देखने को मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बेहतरीन NCERT बेस्ड नोट्स हैं सारे। मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर कराने वाला हूँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर NCERT के कवर कर रहे होंगे। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद जब MCQs प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। बस जितना कह रहा हूँ उतना करते जाएंगे। नीट में बायोलॉजी में बेहतरीन 300+ मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो फिर भी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हमारा जो ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप उसका पार्ट बने। और अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। और आपको फिर एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं, कैसे करके हम लोग के सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, किसके MCQs करना है, कौन सा हमें नोट्स पढ़ना है, कौन से हमें MCQs की प्रैक्टिस करना है। हर एक चीज़ आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि क्या है ये लोकोमोशन और मूवमेंट। तो जब आप देखेंगे इस चैप्टर को, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे मसल्स के बारे में। सबसे पहले तो मसल्स के बारे में ही जानेंगे, फिर इसके अलावा हम लोग इसी चैप्टर के अंदर बोन्स के बारे में जानेंगे। मीन्स हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरीके से बना हुआ है, कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये भी अलग अलग चीजें हैं दोनों, लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, ये भी चीजें दोनों अलग है। तो लोकोमोशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज लोकोमोशन? तो वॉलेंट्री मूवमेंट, क्या चीज? वॉलेंट्री मूवमेंट विच रिजल्ट इज चेंज इन, क्या आए? चेंज आ जाए। किस चीज में चेंज आए? चेंज इन प्लेस और लोकेशन इज नोन एज लोकोमोशन। मतलब एक हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री का मतलब क्या है, ये जो आपको टर्म लिखा है वॉलेंट्री, इसका मतलब हमारी इच्छा अनुसार, हमारी मर्जी से जो मूवमेंट हो, और ऐसा मूवमेंट जिससे हमारी पोजीशन, हमारी लोकेशन में चेंज आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। अब बात करते हैं क्या मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट की अगर बात करें तो ये होता है द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट चेंज इन लोकेशन। मतलब हम अपने हाथ को यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से हिला रहे हैं, ये हाथ हिला रहे हैं, तो हम अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने हाथों को हिला रहे हैं। हमारा माउथ जो चल रहा है ये अपनी जगह पर बैठे बैठे, तो हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। अब मूवमेंट हम लोग जो बॉडी पार्ट्स के साथ में कर रहे हैं, जो बॉडी पार्ट्स हमारे मूव कर पा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? लोकोमोशन तो नहीं हो रहा है सिर्फ एक जगह पर बैठे हुए। अगर एक जगह पर बैठकर हमारे बॉडी के पार्ट्स हिल रहे हैं, उसको हम मूवमेंट कहेंगे। और हम मूवमेंट ऐसा करें जिससे कि हमारी प्लेस चेंज हो जाए, उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। क्लियर? फिर अब आगे देखिए,
एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट आपके लिए बनता है और यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है। वो स्टेटमेंट क्या है? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। कह रहा है जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट तो होंगे, क्योंकि लोकोमोशन मूवमेंट के बिना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जितने भी मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं होंगे, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें पोजीशन चेंज ना हो, जिसमें लोकेशन चेंज ना हो, जिसमें हमारी प्लेस चेंज ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिर्फ मूवमेंट कहेंगे। लोकोमोशन किसको कहेंगे? जब हमारा प्लेस, हमारी जगह, हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। कितने टाइप्स का मूवमेंट होता है? तो हम देखेंगे यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, मेजरली बात करेंगे तीन तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऐसा मूवमेंट जो अमीबा के अंदर भी पाया जाता है, ऐसा मूवमेंट जो न्यूट्रोफिल्स भी शो करते हैं, मोनोसाइट्स भी शो करते हैं, मैक्रोफेजिस में भी हमें देखने को मिलता है। वो मूवमेंट कौन सा है? अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होगा? अमीबॉइड मूवमेंट। मीन्स जब स्यूडोपोडिया हेल्प करे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, जब लोकोमोशन में स्यूडोपोडिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करता है उसको हम अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया हेल्प इन मूवमेंट फॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होता है। ठीक है, अब आगे एक और मूवमेंट होगा। ये कौन सा मूवमेंट होता है? इसको हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सीलियरी। तो आपने नाम सुना होगा सीलिया। ठीक है, सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। आपने देखा होगा पैरामीशियम के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का काम क्या होता है? लोकोमोशन में हेल्प करना। ठीक है, सीलिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। सीलिया का साइज छोटा होता है, फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है। ये बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए हैं। अब 9+2 का अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब 9+2 का अरेंजमेंट किस चीज का होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 का अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला के अंदर देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया, रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेरिक एयर। हम लोग जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में ये जो सीलिया होते हैं वो क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं। इससे क्या होता है? एयर को जो हमारी बॉडी के अंदर जाना होता है वो प्योर फॉर्म में पहुंच पाती है। डस्ट पार्टिकल्स जितनी भी गंदगी होती है वो सारी के सारी हमारे सीलिया रोक देते हैं जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और हमें कहाँ पर सीलिया देखने को मिलता है? पासेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है जहाँ से ओवा का पास होगा वहां पर भी हमें सीलिया देखने को मिलता है। सीलिया आर प्रेजेंट मोस्टली इन इंटरनल ट्यूब्यूल्स। जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? सीलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा मूवमेंट होगा? नेक्स्ट हमारे पास में मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? मस्कुलर। मस्कुलर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ जॉज, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ टंग। जो हम बोल रहे हैं जब हम चबाते हैं तो हमारी जॉ का यूज किया जाता है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं? मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से हम मस्कुलर मूवमेंट कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें तीन सिस्टम आपस में मिल करके काम करते हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम आपस में कंबाइन होकर के मस्कुलर मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मस्कुलर मूवमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और भी अदर टाइप के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे सीलिया का भी हम लोग बात कर रहे थे, मैं बता रहा था आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। टेंटिकल्स के थ्रू भी मूवमेंट होता है, ये कौन करता है? हाइड्रा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजिला, जैसे कि स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है। यूग्लिनाइट जो होते हैं वो भी फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पंज, ये इस तरीके से आपने देखा होगा जब एनिमल किंगडम का आपने चैप्टर पढ़ा, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि ऐसा करके हमारे पास में होता है। और ये जो कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर हमें ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या चीज़ है? फ्लैजिला। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये वाटर कैनाल सिस्टम हमें जो देखने को मिलता है ये किसके थ्रू होगा? यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट होगा फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस किसके थ्रू करेंगे मूवमेंट? ह्यूमन के पास में स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको लिम्स बोलते हैं। अपर लिम्स हाथ, लोअर लिम्स पैर। इन दोनों के थ्रू हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर अब मसल्स का। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी प्लेस, अपनी लोकेशन को चेंज कर देते हैं, वो लोकोमोशन कहलाता है। मूवमेंट क्या होता है? हमारी बॉडी के पार्ट्स जब इस तरीके से हिलें कि वो अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन, अपनी जगह को चेंज ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होगा। हम अपने हाथ को एक जगह से
इस तरीके से हिलाएंगे तो फिर ये क्या चीज़ है, मूवमेंट है। लेकिन अगर हम अपने पैरों का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, वो क्या होगा, लोकोमोशन होगा। ठीक है, अब मसल्स की बात करते हैं हम लोग। मसल्स क्या है, तो मसल्स की बात करेंगे तो ये ड्राइव होते हैं कहाँ से, मीजोडर्म से। ठीक है, इसके ओरिजिन क्या है, मीजोडर्म। इट कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट की बात करेंगे लगभग 40 से 50% जो वेट होता है वो मसल्स का होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है मसल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेड फॉर्म में जो मसल्स होती हैं वो आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस भी मसल्स के अंदर पाई जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, एक हमारे पास में इस तरीके से एक छोटे से जगह पर भी एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एक छोटे से पार्ट में भी ये कर सकते हैं और बहुत दूर तक फैल भी सकते हैं हमारे मसल्स। ठीक है, और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे मसल्स फैल जाते हैं उसको हम दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पर ला सकते हैं। जिस तरीके से इलास्टिक की रबर आपने देखा होगा, उसको जब हम खींचेंगे और छोड़ेंगे तब वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है। सेम इसी तरीके से हमारे मसल्स की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कितने टाइप के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ मसल्स की अगर बात करेंगे तो 3 टाइप के मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स, फिर कौन सा होगा, विसरल मसल्स, और कौन सा होगा, कार्डियक मसल्स। एक बार फिर से रिपीट करो, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं तो ये वॉलेंटरी मूवमेंट होता है। स्केलेटल मसल्स, ये हमारा पूरा का पूरा जो ढांचा बना हुआ है वो क्या है, स्केलेटल। तो ये जो होगा वो कैसा होगा, वॉलेंटरी होगा। ठीक है, मर्जी से होगा हमारी, वॉलेंटरी होगा, लोकोमोशन की प्रोसेस करेगा। स्ट्रिएशन हमें देखने को मिलता है। स्ट्रिएशन का मतलब है हमें कुछ स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रिप देखने को मिलते हैं। बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में हम स्केलेटल मसल्स का यूज करते हैं। मतलब आप खड़े हो सकते हो, स्केलेटल मसल का यूज करोगे। आप बैठ जाओगे, स्केलेटल मसल का यूज करोगे। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाओगे, स्केलेटल मसल का यूज करोगे। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विसरल मसल्स क्या होता है। यहाँ पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, अपनी मर्जी से नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। जितने भी हॉलो विसरल ऑर्गन्स हैं जो अंदर की तरफ हमें देखने बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं, वहां पर हमें विसरल स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये गैमीट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, यहाँ पर भी हमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब दिल को धड़कना है, ऐसा थोड़ी है हम कहेंगे तो धड़केगा और हम कहेंगे तो रुक जाएगा। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा है, लगातार पंपिंग कर रहा है। अगर हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो बंदा तो फिर, तो कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। हार्ट मसल्स फंक्शन कंटिन्यू 24/7, लगातार ये हमारे लिए काम करता है, ऐसा ऑर्गन है। नो न्यूरल कंट्रोल, किसी भी तरीके का हार्ट के ऊपर न्यूरल कंट्रोल नहीं है। हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, मतलब मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वो लगातार अपना काम करेगा, ना कि वो न्यूरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या करेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ ये कौन सा मसल है ये। तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बहुत सारे न्यूक्लियस हमें इन मसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको जब किसी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनसीशियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, मसल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्रिएटेड। ये देखो जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये चीज़, ठीक है, ये स्ट्रिएटेड है, मतलब हमें स्ट्रिप फॉर्म देखने को मिलती है। अब अनब्रांच्ड देखने को मिल रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिल रही, सीधे सीधे सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर विसरल स्मूथ मसल्स की, तो विसरल स्मूथ मसल जो होते हैं वो कैसे हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है कंप्लीट स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रिएटेड है। देख पा रहे हो आप, किसी भी तरीके की ऐसे करके हमें लाइनिंग देखने को नहीं मिल रही, इस तरीके से हमें कोई भी लाइनिंग देखने को नहीं मिल रही बीच बीच में, जैसे कि अभी आपको ऊपर देखने को मिल रही थी। नॉन स्ट्रिएटेड है, और नॉन स्ट्रिएटेड इसलिए बोला है इसको, अनब्रांच्ड है, यहाँ पर भी किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, यहाँ पर हमें स्ट्रिएटेड फॉर्म देखने को मिलती है, मतलब स्ट्रिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस हमें
देखने को मिलेगा एक किसी भी एक सेल के अंदर, ठीक है। थिक लेयरिंग पाई जाती है, स्ट्रिएटेड फॉर्म में होते हैं ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कार्डियक मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। टोटल नंबर ऑफ कार्डियक मसल्स जो होता है वो आपको याद रखना है 639 होगा। टोटल हमारे पास में जो मसल्स होती हैं तो कितनी होती हैं 639। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उसका आपको स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनना, जो हमारे पास में मसल होने वाला वो क्या चीज़ है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जैसे आपके पास में ये पेन है, ठीक है, इसको हमने अगर ऐसे करके कट किया इस तरीके से, तो हम लोग जब बाहर से ऐसे कट करेंगे, बाहर से जब हम देखेंगे, ऐसे देखने पर हमारे मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाते होगे ये बोन है, ठीक है, और बोन के साथ में हमारा कौन जुड़ा हुआ है, मसल जुड़ा हुआ है। तो बोन के साथ में जो मसल्स होता है उसको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है, टेंडन। कौन होता है, टेंडन, ठीक है। बोन के साथ में जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है वो कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में मसल्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो मसल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, देखो ये मसल्स है हमारा, ठीक है, और ये बीच में बोन है। तो बोन और मसल्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन। अब देखो ये हमारे पास में मसल बंडल्स देखने को मिल रहे हैं, मसल बंडल्स कह सकते हो या फिर इसी को फैसिकल बोलेंगे, ठीक है। इन फैसिकल्स के अंदर, इन मसल बंडल्स के अंदर हमें मसल सेल्स देखने को मिलते हैं और इसके चारों तरफ हमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे फैसिया। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, फैसिया बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मसल बंडल है, इस मसल बंडल को ही हम लोग कहते हैं कॉमन कोलेजिनस। क्या बोलते हैं हम, कॉमन कोलेजिनस। देखो जरा ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अभी हमने देखा ये पूरा स्केलेटल मसल है ऊपर की तरफ, स्केलेटल मसल्स मेड अप ऑफ मसल बंडल, ये सारे के सारे मसल बंडल 1 2 3 4 मसल बंडल्स देखने को मिले। मसल बंडल्स किस चीज को बने हुए, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मसल सेल्स देखने को मिले। मसल बंडल देखने को मिले, मसल सेल्स आ गए। मसल सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला, मायोफ्लामिड्स। क्या देखने को मिला है, मायोफ्लामिड्स, ठीक है। तो मसल सेल्स के अंदर भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको मायोफ्लामिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप सबसे आउटर लेयर देख रहे हो, इसको बोलते हैं एपीमाइशियम। फिर इसके अंदर ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमाइशियम। फिर इसके और अंदर जो मसल सेल्स हैं इसके अंदर जो हमें लेयर देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं एंडोमाइशियम। तो ये तीन लेयर देखने को मिलेंगी, एपीमाइशियम बाहर की, और फिर पेरीमाइशियम, और फिर सबसे अंदर क्या है, एंडोमाइशियम। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे जो मैं आपको बोल रहा था, ये जो हमारे पास में मसल सेल्स हैं वो क्या चीज़ है, किस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मसल सेल्स की बात कर ली जाए, मसल सेल्स देख लो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और स्ट्रिएटेड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और स्ट्रिएटेड फॉर्म, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सिनसीशियम की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखो ये हमारे पास में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है मसल का। ये ऊपर वाला देख रहे हो तो इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। जैसे आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या, सार्कोलेमा। फिर यहाँ पर देखो आप, ये इसके अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, वहां पर हमने देखा था सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड की स्टेज है। अब यहाँ पर दो तरीके के आपको बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो थिक है और एक थिन है। तो ये थिन फिलामेंट्स हैं और ये थिक फिलामेंट्स हैं, दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं हम, मायोफिलामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है किस चीज को, ये स्टोर करके रखता है कैल्शियम को। कैल्शियम के स्टोरेज का काम कौन करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस देखेंगे वहां पर हम देख पाएंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहने वाला जो कैल्शियम है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आगे हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड जो स्ट्रक्चर मायोफिलामेंट थिक और थिन हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम लोग मायोफिलामेंट कहते हैं। मायोफिलामेंट्स अरेंज्ड अल्टरनेटली टू ईच अदर, अल्टरनेट फॉर्म पे देखने को मिलेंगे। अगर टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट की बात कर रहा है तो अभी मैंने आपको दिखाया दो तरीके के होते हैं, एक तो थिक होता है और एक थिन फिलामेंट होता है। थिक फिलामेंट जो होता है उसका साइज 1.5 माइक्रोन होता है और जो शॉर्ट होता है उसका साइज 1 माइक्रोन होता है। जो थिक फिलामेंट है उसको कहते हैं मायोसिन और जो थिन फिलामेंट है उसको कहते हैं एक्टिन। थिन
एक्टिन, थिन एक्टिन। ठीक है, तो याद कर सकते हो इस तरीके से, थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट मायोसिन। तो जो थिक है, जो मोटा है वो कौन है? मायोसिन। मोटा कौन है? मायोसिन। जो पतला है थिन कौन है? एक्टिन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। देखो ये कुछ इस तरीके से हमें पूरा का पूरा शेप देखने को मिलता है। थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ मैं इसको, अब देखो क्लियर ऐसे करके अरेंजमेंट है। ये देखो, एक तो ये हमारे पास में थिक फिलामेंट, ठीक है, ये सारे के सारे थिक फिलामेंट, एक ये है थिक और थिक, ठीक है, सारे थिक फिलामेंट, और बीच बीच में ये देखो ये थिन फिलामेंट हमें इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, ये ऐसे करके थिन फिलामेंट, ये सारे के सारे थिन फिलामेंट। अब एक चीज अगर आप नोट कर पाते होंगे तो थिन फिलामेंट को ये वाली ऐसे करके जिगजैग लाइन, ये जो हमारे पास में लाइन है ये क्रॉस कर रहा है, जबकि जो थिक फिलामेंट है उसको ये सीधी सीधी लाइन ऐसे करके क्रॉस कर रही है। तो जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी? जेड लाइन कहलाएगी। और जो थिक फिलामेंट को क्रॉस कर रहा है, जो मोटे वाले मायोसिन वाले फिलामेंट को क्रॉस कर रहा है, वो कौन सी लाइन कहलाएगी? एम लाइन। ठीक है, तो थिक लाइन कौन सी? थिक फिलामेंट को क्रॉस करने वाली एम लाइन, और जो थिन फिलामेंट है उसको जो क्रॉस करती हुई लाइन है वो कौन सी है? ये हमारे पास में जेड लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो हमारे पास में थिन फिलामेंट होता है ये लाइट बैंड का फॉर्मेशन करता है, और जो थिक फिलामेंट होता है वो डार्क बैंड का फॉर्मेशन करता है। थिन फिलामेंट क्या करेगा? लाइट बैंड बनाएगा। थिक फिलामेंट क्या बनाएगा? डार्क बैंड बनाएगा। ठीक है, जो लाइट बैंड होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड कौन बना रहा है? थिन फिलामेंट बना रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला डार्क बैंड कौन बना रहा है? ये हमारा थिक फिलामेंट बना रहा है। ठीक है, और जो थिक फिलामेंट जो डार्क बैंड बनाता है इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको? एन आइसोट्रोपिक। इसीलिए इसको ए बैंड भी बोला जाता है, ए फॉर एन आइसो, ए फॉर ए बैंड। ठीक है, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, इसीलिए इसको ए बैंड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो ये होता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक की वजह से इसको क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये मैं ये इस साइड को दिखा दे रहा हूँ, ये हमारे पास में थिन फिलामेंट, ये बनाता है कौन सा बैंड? आई बैंड बनाएगा। कौन सा बैंड बनाएगा? आई बैंड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आई बैंड कह दिया, एनाइसोट्रोपिक ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए हमने इसको ए बैंड बोल दिया। ये पतला होता है इसीलिए ये लाइट बैंड बनाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या? लाइट बैंड बना रहा है ये। और जो ये मोटा होता है इसी वजह से ये कैसा बैंड बनाता है? डार्क बैंड बनाता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाते होगे कि जो हमारे पास में ये एक जेड लाइन है और ये दूसरा जेड लाइन है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। क्या बोलेंगे इसको? सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज सार्कोमियर। ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर एच जोन किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर ये एक दूसरे को, यहाँ पर देखो ये इतना ओवरलैप किया, इतना ओवरलैप किया इसने आई बैंड ने। अब यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है बचा हुआ इतना पार्ट, जहाँ पर यहाँ आई बैंड हमें देखने को ना मिले उसको हम कहते हैं, आई बैंड जहाँ पर एब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। जहाँ पर आई बैंड ओवरलैप ना करता हो थिक फिलामेंट को उसको हम क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। हमारे पास में दो तरीके के फिलामेंट्स देखने को मिले, दो तरीके के जो हमारे पास में फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसको हमने क्या बोला? एक हमारे पास में थिक फिलामेंट मायोसिन, थिन फिलामेंट कौन सा है? एक्टिन। थिन फिलामेंट को क्रॉस किया कौन सी लाइन ने? जिगजैग ने, जिसको हमने जेड लाइन बोल दिया। और थिक फिलामेंट को किसने क्रॉस किया? एम लाइन ने। थिक फिलामेंट को किसने क्रॉस किया? एम लाइन ने। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी जो होती है, गैप होता है, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। और एक ऐसे प्लेस जहां पर आई बैंड एक दूसरे को क्रॉस ना करता हो, आई बैंड ए बैंड को क्रॉस ना करता हो, उसको हम कहते हैं एच जोन। आई बैंड कौन बनाता है? आई बैंड थिन फिलामेंट बनाते हैं, और ए बैंड कौन बनाता है? ए बैंड थिक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, ए बैंड का मतलब एनाइसोट्रोपिक, आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक। ठीक है, ये यहाँ तक इतना कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो, लिखा है यहाँ पर थिन फिलामेंट पार्शली ओवरलैप, थिन फिलामेंट पार्शली ओवरलैप एज ऑफ थिक फिलामेंट। रेशियो ऑफ सार्कोमियर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आई लगाएंगे। जैसे हमारे पास में देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये देखो अगर एक सार्कोमियर यहाँ से यहाँ तक का एक सार्कोमियर है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एक सार्कोमियर है,
तो एक तो यहाँ तक हमारा ये वाला थिक फिलामेंट आ जाएगा पूरा, ये पूरा थिक फिलामेंट आएगा, और आधा थिन फिलामेंट इधर से और आधा थिन फिलामेंट इधर से इसको ओवरलैप करता है। तो आधा थिन फिलामेंट ये, आधा थिन फिलामेंट ये, और एक पूरा कौन सा थिक फिलामेंट। वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, देखो एक सार्कोमियर की वैल्यू दिखा रहा है, तो हाफ आई और एक पूरा ए, ठीक है। तो आधा थिन फिलामेंट, आधा थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट, सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आती है 2.5। ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनता है सार्कोमियर की जो लेंथ होती है वो 2.5 माइक्रोन होती है, यहाँ से हमारे पास में निकल कर आता है। आगे देखो, मैं ये आपको बता चुका हूँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे पास में जो सार्कोमियर कहलाती है। एच जोन सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पर हमें थिक फिलामेंट देखने को, थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप हमें थिन फिलामेंट के देखने को ना मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ से आपका सीधा सीधा डायग्राम दे दिया जाता है, यहाँ से आपको डायग्राम मिल जाएगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इसको जान लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफ्लामेंट्स की बात कर रहा है, मायोफ्लामेंट्स के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मायोसिन और एक्टिन दो तरीके के हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग थिन फिलामेंट की बात करेंगे। थिन फिलामेंट बोले तो एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो थिन फिलामेंट हमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये ऐसे करके घुमा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर चारों तरफ इसके कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में जी एक्टिन हमें देखने को मिलता है। ये देखो क्या हमें देखने को मिल रहा है, जी एक्टिन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन। मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या बोल देंगे, एफ एक्टिन बोल देंगे। एफ एक्टिन बना कैसे, बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जुड़े और क्या बना दिया उन्होंने, एफ एक्टिन बना दिया। अब एफ एक्टिन के चारों तरफ हमें एक और इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई देखा होगा कि जैसे कि तार को लपेटा जाता है, अब तार के अंदर हम कोई धागा भी अगर उसके साथ में लपेट दें तो वो धागा भी उसके साथ इसी तरीके से ऐंठ दिया जाता है। अब वो जो धागा है उस तार के साथ में, तो तार को आप ये मान लो कि वो क्या है, एफ एक्टिन है, और वो जो धागा है वो इसके साथ में एक और हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो वो जो धागा है उस धागे को हम लोग कहेंगे ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ठीक है। ये सारे के सारे जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है क्लोज टू एफ एक्टिन अलोंग टू एंटायर लेंथ, पूरा जितना ज्यादा जितना बड़ा एफ एक्टिन होता है, एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर होता है उस पूरे पर एंटायर लेंथ पर हमें स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन क्या होता है, तो ट्रोपोनिन जो होते हैं ये हमारे पास में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये ट्रोपोमायोसिन का जो है यहाँ पर बीच बीच में हमें कुछ इस तरीके से बीच बीच में ऐसे करके जहां तहां पर ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर हमें ट्रोपोनिन प्रोटीन देखने को मिलती है। अब देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा इन रेस्टिंग स्टेज। अगर रेस्टिंग स्टेज है तो इसकी जो सब यूनिट होती है वो सब यूनिट क्या करेगी, मास्क करके रखेगी। मास्क का मतलब है हाइट करके रखना, ठीक है। मास्क मायोसिन बाइंडिंग एक्टिव साइट, मायोसिन जहाँ पर बाइंड करेगा और जहाँ पर वो एक्टिव होता है उस एक्टिव साइट को मास्क करने का काम कौन करता है, ट्रोपोनिन करता है, ठीक है। कौन करेगा, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ने क्या किया है, मास्क करके रख लिया, किसको, मास्क करके रख लिया, मायोसिन बाइंडिंग एक्टिव साइट को मास्क करके रख लिया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट की अगर बात करेंगे तो थिक फिलामेंट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। थिक फिलामेंट है, इट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। कैसे प्रोटीन है, पॉलीमराइज्ड, मेड अप ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन। बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, मैरोमायोसिन जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर हमें ग्लोबुलर हेड देखने को मिलता है और टेल देखने को मिलता है। ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, और जहां पर हमें टेल देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। शॉर्ट में इसको कहेंगे एल एम एम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच एम एम, ठीक है। एल एम एम और एच एम एम स्ट्रक्चर देख लिया जाए इसका, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इतना जो एरिया है ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है। ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, शॉर्ट आर्म। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसको हम कहेंगे ग्लोबुलर हेड है ये। और यहाँ पर हमें दो साइड देखने को मिलती है, एक तो ये वाली साइड है, इसको हम कह रहे हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये, और दूसरा वाला हमारे पास में जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और इतना यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है हमारे पास में ये पूरा टेल है। तो टेल हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया, ग्लोबुलर हेड हो गया। शॉर्ट आर्म ग्लोबुलर हेड दोनों को मिला करके हैवी, और सिर्फ टेल को अगर देखेंगे तो ये लाइट मेरोमायोसिन कहलाता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है,
जैसे कि ग्लोबुलर हेड एक्ट एज एटीपेज एंजाइम। कैसे काम करेगा? एटीपेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल का फॉर्मेशन करता है, और वो एंगल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये हेड कुछ इस तरीके से उठ जाता है। जैसे ये ऊपर को उठ गया, इधर से ये ऊपर को उठ गया। इस तरीके से हमें क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? क्रॉस आर्म बनेगा। अब इसके बाद में हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस